नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 दिसंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट न्यूज़ तो वही हेलीकॉप्टर क्रैश से रिलेटेड है, जिसमें आप देखोगे लगभग 13 इंडिविजुअल्स का आप कह सकते हो वहाँ पर डेथ हो गई। ठीक है, उनमें से हमारे एक तो जनरल बिपिन रावत, राइट, और उनकी वाइफ जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी डेथ हो गई बेसिकली। तो ऐसे में ये इस फ्रंट पेज पे तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पे, जहाँ पर हेलीकॉप्टर जो था, ठीक है, MI-17V5, ठीक है ना, उसके बारे में हम पूरी डिटेल वहाँ पर गेन करेंगे। चलिए वहीं पे चलते हैं मेन एक्सप्लेन पेज पे ही। ऐसे ये मैप दिया हुआ है, देखो सुलूर करके जगह तमिलनाडु, वहाँ से फ्लाइट थी इस हेलीकॉप्टर की वेलिंगटन, ठीक है, डिफेंस एकेडमी तक, पर बीच में कुन्नूर वाले एरिया में ही ये क्रैश हो गया। वीडियो भी आपने देख लिया होगा, अवेलेबल है यूट्यूब पे अभी। खैर, इस हेलीकॉप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। द हेलीकॉप्टर जिसमें विपिन रावत जी ट्रैवल कर रहे थे, देखो इंडियन एयरफोर्स में ये जो हेलीकॉप्टर है, ये इसमें टोटल 109 हेलीकॉप्टर्स हैं इस यूनिट में, ठीक है। और सुलूर में जो एयर बेस है तमिलनाडु में, वहाँ पर 109 हेलीकॉप्टर्स लोकेटेड है, ठीक है। इस हेलीकॉप्टर का नाम आपने देख लिया, MI-17VS वेरिएंट है, जो कि रशियन मेड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जो कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया के पास में ही हो। और ये जो हेलीकॉप्टर है, ये MI-8/17 इस फैमिली के हेलीकॉप्टर से बिलोंग करता है। तो बेसिकली रशियन मेड है, ये रशियन टेक्नोलॉजी बेसिस है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि इस हेलीकॉप्टर में क्या है क्या नहीं है, थोड़ा वो देखें। तो देखो 2008 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 80 MI-17V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद में इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड करते हुए 150 हेलीकॉप्टर्स का ये एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद में 3 बेसेस हैं रिपेयर डिपो, 3 बेस रिपेयर डिपो चंडीगढ़, यहाँ पर इन हेलीकॉप्टर्स का असेंबलिंग हुई थी। तो रशियन टेक्नोलॉजी, बेसिस टेक्नोलॉजी, और असेंबली कहाँ पे हुई? चंडीगढ़ में, ठीक है। अब आप देख सकते हो इस हेलीकॉप्टर की कैरिंग कैपेसिटी की कितने जनों को ले जा सकता है। तो ये 36 सीट इसके अंदर अवेलेबल है, ओके। और ये कार्गो ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, दैट मीन्स कुछ माल को इधर उधर लेके जाना है मिलिट्री के असिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए भी ये हेलीकॉप्टर काम में आता है। साथ में इमरजेंसी फ्लोटेशन सिस्टम में इसमें अवेलेबल है, 2 इंजन बेस्ड ये सिस्टम है। और आप देख सकते हो ये एक इंजीनियर फ्लाई करता है, साथ में फ्लाइट इंजीनियर होता है, एक को पायलट होता है, और पायलट खुद होता ही है, ठीक है। और इसके अलावा आप जानते हो जो इंडिविजुअल्स पीछे बैठे हैं, टोटल 36 मेंबर्स या 36 जने एक साथ इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। MI-8/17 हेलीकॉप्टर की जो वेरिएंट है, उसी की सीरीज़ में ये कंटिन्यू कर रहा है। और इसमें 2 इंजन है, ट्विन इंजन है, सिंगल रोटर स्कीम है, दैट मीन्स 2 इंजन, दोनों में मेन जो रोटेशन के लिए जो ऊपर की तरफ स्पाइंडल जा रही है, जिससे कि वो पंखा लगा हुआ वो रोटेट करता है, वो एक ही से, मतलब दोनों इंजन इसी को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो सिंगल रोटर वाला सिस्टम हो गया। इसके अलावा इसका जो आगे का फ्रंट है ना, नोज़ है ना, वो डॉल्फिन जो फिश आती है उसकी तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। बाकी डोर्स का ये कॉन्फ़िगरेशन और बता दिया। इसमें आप देख सकते हो कि MI-17VS जो है वो बहुत से इक्विपमेंट अपने साथ में कैरी करता है, जैसे कि एयर असॉल्ट टीम इसमें अवेलेबल रहती है, कैरी द वुंडेड, दैट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को कहीं पे कोई मान लो कि लड़ाई के टाइम पे अटैक की वजह से घाव या घायल हो गया कि कोई, तो किसी भी आर्मी पर्सनल या मिलिट्री पर्सनल्स को कैरी करना, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में बेसिकली काम करेगा। इसके अलावा 23 mm कैनन भी अवेलेबल है, 250 राउंड ईच, मतलब एक राउंड में 250 बुलेट्स वो कैनन डायरेक्टली कह सकते हैं कि फायर कर सकता है। इस तरीके की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। बाकी इसमें देखो वो, और बाकी कॉकपिट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ग्लास पे ही स्क्रीन अवेलेबल है जिससे पोजीशन का पता पड़ जाए, वो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इस वाले पैराग्राफ में ये बताया हुआ है, ओके। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, और इसका मेन मैन्युफैक्चरर कौन है? दैट इज़ केजान हेलीकॉप्टर्स,
ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया इसमें, किसान हेलीकॉप्टर्स। और उनका ये कहना है कि बोले ये हेलीकॉप्टर इतना सेफ है कि सिंगल इंजन पे भी अगर इमरजेंसी लैंडिंग करने तो बोला आसानी से की जा सकती है। MI-17 VS की मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से बताई जा रही है। और अगर क्रूज स्पीड की बात करें, क्रूज का मतलब एक सिंगल ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से, तो वो 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट 6000 मीटर तक की है। और इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी है उसके हिसाब से देखिए तो मैक्स लॉन्गेस्ट फ्लाइट कितनी ले सकता है ये 1180 किलोमीटर तक की, ठीक है। और जिसमें मेन फ्यूल टैंक है वो तो 675 किलोमीटर तक ले जाने की कैपेसिटी रखता है। बाकी 2 ऑक्सिलरी मतलब सपोर्टिव फ्यूल टैंक भी होते हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकता है अगर टैंक्स फुल हैं, फ्यूल्स हैं, तो 1180 किलोमीटर तक की। और वेट कितना ले जा सकता है अपने साथ में 4000 किलोग्राम। इसका मतलब ओवरऑल हेलीकॉप्टर की वेट कितनी हो सकती है 13,000 किलोग्राम। इसके आगे अगर इंडियन फ्लीट की हम बात करें तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली थी। 2008 में 80 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर किया था, फिर उसको एक्सटेंड करके 150 कर दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे में फर्स्ट जो कंसाइनमेंट आया था वो 2013 में आया था और फाइनल जो आया था वो 2018 में, ठीक है। इसके लिए रिपेयर की फैसिलिटी भी चंडीगढ़ में अवेलेबल है, 3 बेस रिपेयर डिपो इन चंडीगढ़ में, ठीक है जी। इसके अलावा आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स में मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर की फ्लीट में ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा आगे इम्पोर्टेंट अगर देखें तो वैसे तो ये बताया जाता है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत रेयर केसेस होते हैं जब कोई इस तरीके के एक्सीडेंट देखने को मिले हो, पर रिसेंट टाइम पे कुछ अगर देखें तो अभी इस तरीके के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक तो है कि एनवायरमेंटल इशू जब आते हैं, एनवायरमेंट अगर कोई स्टेबिलिटी नहीं है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार टेक्निकल इशू का भी सामना करना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में जब क्रैश हुआ था MI-17V का एक और हेलीकॉप्टर, नवंबर 18 की बात है, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस हेलीकॉप्टर को वैसे तो यूज़ किया गया था, देखो पाकिस्तान के साथ में जो एयर स्ट्राइक की थी ना बालाकोट, तो उस टाइम पर आपको पता होगा कि एक हेलीकॉप्टर को हमारे ही स्ट्राइक ने, हमारे ही जो एयरफोर्स की एक मिसाइल जाकर के और उसने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया था, ठीक है। वो हेलीकॉप्टर एक MI-17 वाला ही था। फिर उसके बाद में आपको पता है कि फिर इंसिडेंट बिग मिस्टेक बोला गया था, इसको फ्रेंडली फायर बोला गया था। दैट मीन्स पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर समझ करके इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया था। ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा ये जो हेलीकॉप्टर है इसका केवल इंडिया के पास में ही अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा रशिया के पास खुद के पास भी है, इराक के पास भी है, और पहले जो अफगानिस्तान की एयरफोर्स हुआ करती थी, ठीक है, उनके पास में भी था ये, ठीक है जी। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट की बात करें तो ये देखो 2019 में क्रिएट हुई थी। तो अब पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट पे बिपिन रावत जी थे, अब उनकी जगह कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब उस लाइन में अगर देखा जाए तो एक तो आर्मी चीफ जो हैं नरवणे जी, वो देखो एक तो उसी लाइन में है। और बाकी देखने वाली बात है कि देखो ये अपॉइंटमेंट जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, ये पॉलिटिकल पावर जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, मतलब सरकार करती है ये अपॉइंटमेंट। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से पहले एक पोस्ट हुआ करती थी, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। ये देखो बेसिकली जो 3 आर्म्ड फोर्सेज हैं हमारी, उनमें जो सीनियर मोस्ट इंडिविजुअल थे ना, उनका अपॉइंटमेंट इस पोस्ट पे हुआ करता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो MM नरवणे जी अभी इस लाइन में है। बाकी देखो टाइम बताएगा कि किस इंडिविजुअल का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे यहाँ पर अब की टाइम पे हाईएस्ट आप कह सकते हो डिफेंस पोस्ट है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। इसके अलावा फरवरी 1952, नवंबर 1963, 1993, 1997, 2001 ऐसे बहुत सारे पहले हेलीकॉप्टर क्रैशेस हो चुके हैं जिनकी वजह से मिलिट्री पर्सनल या फिर डिफेंस पर्सनल्स को हमने खोया है, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अक्टूबर 2019 में भी हुआ था एक एक्सीडेंट, ठीक है। और ये जो हेलीकॉप्टर जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो आप देख सकते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। और ये है वो हेलीकॉप्टर, ओके। आगे चलते हैं हम। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है वरुण गांधी जो कि बीजेपी के ही लीडर हैं, उन्होंने देखो अपनी तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और उसमें MSP को लीगलाइज करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से मुहिम शुरू की है, ठीक है जी। अब इस बिल में इन्होंने जो डिमांड की है वो MS स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितनी लागत है, जितनी कॉम्प्रिहेंसिव लागत है, जिसको हम बोलते हैं C2+ जो AL वाला कॉन्सेप्ट है, उस कॉस्टिंग के
50% ज़्यादा तक। दैट मीन्स आप जितनी भी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग आ रही है, लागत आ रही है, जिसमें फैमिली लेबर भी आ गया, इनपुट कॉस्टिंग भी आ गई, इंटरेस्ट पेमेंट भी आ गया, वो सारा मिला करके जितनी कॉस्टिंग आ रही है उसका 1.5 से 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स जितनी कॉस्टिंग है उतना तो है ही, उतनी तो आप प्राइस दो ही एमएसपी के तौर पे, प्लस 50% और। ठीक है, तो 1.5 गुना तक देने की बात की है, तो 50% एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं। ठीक है, तो बोला कि जो भी लागत आए उसका 50% एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत है, और इसके लिए बोले 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की जरूरत है। ये इस बिल में इन्होंने प्रोविजन किए हैं। अब देखो बात ऐसी है, प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि गवर्नमेंट में मिनिस्टर की पोस्ट पर नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी मेंबर, चाहे वो रूलिंग पार्टी का ही मेंबर क्यों ना हो, जैसे कि वरुण गांधी कौन है, बीजेपी से एमपी है, तो अगर ये भी यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना बिल को, तो भी ये प्राइवेट मेंबर बिल ही बोला जाएगा, क्योंकि सरकार में ये मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, ऐसे में देखो प्राइवेट मेंबर बिल को सबमिट करना है या फिर उसको इग्नोर करना है, या मना करना है या हाँ करना है, ये डिसीजन लेते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फॉर एग्जांपल राज्यसभा का केस है, तो राज्यसभा के चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हाँ जी प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है या नहीं। और लोकसभा के केस में स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है केवल और केवल फ्राइडे को, ये ध्यान रखना आप। ओके, और अभी तक पार्लियामेंट में 1952 से लेकर अभी तक 12 से ज़्यादा ऐसे प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं जिनको पारित किया जा चुका है। इंट्रोड्यूस तो बहुत हो चुके हैं, पर 12 से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस मतलब पारित हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, एक्ट बन चुके हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप बहुत केयरफुली कि प्राइवेट मेंबर बिल्स जो हैं इंडिया में वो कितने पारित हो चुके हैं, कितने प्राइवेट मेंबर बिल्स एक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पारित नहीं हुआ इंडिया में। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में 12 से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल्स जो हैं ऑलरेडी पारित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दा था जो हमें समझना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जब तक हम कोई बात ना कह दें, हमारी तरफ से कोई डिसीजन ना आ जाए, तब तक किसी भी डिजिटल मीडिया हाउस के ऊपर कॉर्सिव एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। दैट मीन्स जो अभी एथिक्स के लिए मीडिया हाउस के लिए जो रूल्स आए थे, है ना, आईटी रूल्स 2021, बोला उनके अंडर में कोई भी एक्शन लेना हो तो पहले मद्रास हाईकोर्ट के जजेस से अब पहले पूछना होगा, क्योंकि मुद्दा हाईकोर्ट में फंसा पड़ा है। बहुत सारे हाई कोर्ट्स में चैलेंज भी किया गया है 2021 के जो आईटी रूल्स आए थे उनको। तो अब अल्टीमेटली ये पूरा अलग अलग हाई कोर्ट्स के जितने भी मुद्दे हैं उनको सबको कंबाइन करके और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा ये तो पता नहीं है। तो ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से पहले ही बोल दिया कि बोले कि कहीं पर भी अगर इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021 के अंडर में कोई भी एक्शन अगर सरकार लेती है किसी भी मीडिया हाउस के अगेंस्ट में, तो बोलो उसके पहले हमें अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस को बोला हमने ख़त्म कर रखा है पहले ही। मतलब कभी मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पे स्टे लगाया है, कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो ऐसे 13 मीडिया हाउसेस ने मिलकर के, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके नाम, इंडियन एक्सप्रेस भी है, एबीपी भी है, अमर उजाला भी है, इन सब ने मिलकर के एक रिव्यू पिटीशन डाली हुई है, जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ये दोनों जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं और राइट टू प्रोफेश कि कहीं पर भी जाकर के हम जॉब करें। ठीक है, तो बोलो दोनों का, इन तीनों प्रोविजंस का बोलो वायलेशन करते हैं ये लॉज। ठीक है, तो इसके चलते इस लॉ के ये जो रूल्स आए थे, इन रूल्स के अलग अलग सेक्शंस को एक बार स्टे किया हुआ है। अब वो सेक्शंस देखते हैं, जिसमें आप एक देख सकते हो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूल 9 क्लॉज 1 और रूल 9 क्लॉज 3 को स्टे किया था, जिसमें ये था कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में किसी के अगेंस्ट में आप स्टे लगाओ। तो उसको देखो मद्रास हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने, इनको भी इन हाई कोर्ट्स ने भी अपनी तरफ से ये बात बोल रखी है। इसमें सेक्शन में अगर देखो तो कुछ ऐसा मुद्दा था कि जी अगर कोई पोस्ट डाली जाती है तो उस पोस्ट के अगेंस्ट में एक्शन लेना या फिर उसकी जिम्मेदारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको लेनी पड़ेगी, ऐसे प्रोविजन थे। ठीक है, और जो रूल 9 है वो सीधा सीधा ये कहता है कि किसी इंडिविजुअल को अगर प्रॉब्लम है किसी भी पोस्ट को शेयर होने के बाद में, और वो इंडिविजुअल अगर अपनी तरफ से अपनी ग्रीवेंसेस
रेज करता है तो उनका रेड्रेसल 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या थोड़ी बाउंडिंग थी और इन चीज़ों को लेकर के और फिर बाद में मीडिया हाउसेस पहुंच गए हाई कोर्ट्स में और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इन पे स्टे लगा रखा है। तो इसलिए बोल दिया कि अभी इस एक्ट के ऊपर इन रूल्स के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले हाई कोर्ट से एक बार अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल को एक्सटेंड करने की अपनी तरफ से अप्रूवल दे दी है। तो आपको एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल ग्रामीण है ना, इसके बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। खैर, इसमें टारगेट ये था कि मार्च 2021 आते आते 2.95 करोड़ हाउसेस बनाए जाएंगे, पक्के घर बनाए जाएंगे, पर अभी टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाया, तो 2024 तक अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये चीज़ अभी आप देखोगे तो अभी कितने हाउसेस बनने बाकी हैं, 155.75 लाख, लगभग 1.5 करोड़ हाउसेस बनने अभी बाकी हैं। ये चीज़ ये क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें तो और ये हाउसेस जो बन रहे हैं ना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर, तो ये देखो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई थी 2011 में, उसी के डेटाबेस के बेसिस पे तैयार किया जा रहा है और कोशिश ये है कि 2024 से पहले पहले ही कंप्लीट कर दिया जाए। अभी तो देखो क्या है, गवर्नमेंट के पास में कोविड का भी बहाना है, ठीक है ना, तो देखते हैं अचीव होता है कि नहीं, पर टारगेट जो अल्टीमेट है दैट इज 2.95 करोड़ हाउसेस गांव में बनाना। ठीक है, इसके अलावा केन बेतवा इंटर जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसमें लगभग 44,605 करोड़ रुपए की लागत आएगी और कैबिनेट ने इस फंडिंग को अप्रूवल दे दिया है। तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग के बारे में भी आप एक बार डेफिनेटली पढ़ोगे। ये दोनों रिवर्स जो हैं ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, थोड़ा मैपिंग भी आज आप कर लेना, आज थोड़ा सा मैं नहीं बता पाऊंगा, हो सकी तो कल तक या फिर जब मेरे को बीच में टाइम मिलेगा तो मैं आपके मैप शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जरूर ज्वाइन कर लो उसको। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो गार्गी क्लासेस यूपीएससी। ओके, आगे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि देखो अभी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की फिर से डिमांड होने लग गई है। ये बात लॉ मिनिस्टर ने कही लोकसभा में। देखो इससे संबंधित पूरा एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ और आई बटन में भी आपके सामने आ जाएगा अभी, तो यहाँ से भी आप सीधा इसको डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी डिटेल आप वहाँ से देख लेना, पूरा अच्छे से समझाया हुआ है मेरा। शायद शुरुआती वीडियोज़ जो बनाए थे ना इंडियन एक्सप्रेस के, उनमें से पहला वीडियो था वो मेरा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखना उसको। आगे चलते हैं। इसके अलावा एक न्यूज़ और है कि राज्यसभा ने भी देखो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो और सरोगेसी बिल है उसको पास कर दिया है। तो इस केस में ये वाला भी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल डिस्कस किया था हमने, है ना, तो आप जरूर देखोगे ये वीडियो भी, जिससे कि रिकॉल हो जाए। अगर नोट मेकिंग कर रखी है तो नोट्स को आप रिवाइज कर लेना कि हाँ ART टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या बिल था और सरोगेसी बिल क्या था, पूरी डिटेल में डिस्कशन की थी हमने एक्सप्लेन पेज पे। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे आज इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बातचीत हुई है उसको हमने सुबह एडिटोरियल पेज में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि रेपो रेट को 4% पे रख दिया है, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पे रख दिया है, अकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू रखा है। पर RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनका ये कहना है कि हमारा टारगेट है कि कैसे भी करके इकोनॉमी को प्रॉपरली ट्रैक पे लाया जाए। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे बातचीत चल रही है कि हाँ अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी RBI लॉन्च करने जा रहा है। तो उसमें देखो साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है हम यूज़ करते हैं भीम एप्लीकेशन, तो बोलो उसी का एक फीचर तैयार किया जाएगा जो कि जो छोटे फ़ोन कीपैड वाले फ़ोन आते हैं ना फीचर फ़ोन, बोलो उस पर भी हम जल्दी से कोई ऑप्शन निकाल के लेके आएंगे। ये बातचीत हो रही है। इसके अलावा इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। ठीक है, चलो, और 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ भी रहा है। फिर वर्ल्ड पेज पे देखो ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, इन्होंने भी अब USA को ज्वाइन कर लिया है। जो विंटर ओलंपिक्स अभी चाइना ऑर्गेनाइज करवा रहा है उनको बॉयकॉट करने में, और जापान भी इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो ये अपने आप में चाइना के लिए कंसर्निंग तो है, पर चाइना ने क्या कहा है, नोबडी केयर्स, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। इसके अलावा जो बाइडन और जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी बातचीत जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूक्रेन टेंशन को लेकर के, उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, ये चीज़ बताई जा रही है।
ठीक है। वैक्सीन डोज लगते लगते अभी 1 साल हो चुका है, ये चीज़ बताई जा रही है। बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। और ये एशेज़ जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में आपको बाद में हम फाइनल रिजल्ट जो आएगा तब देखेंगे। बाकी ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है हर साल, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, जिसमें 1 साल खेला जाए, एक बार खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद में नेक्स्ट राउंड होगा वो इंग्लैंड में, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड। और वैसे आपको पता होना चाहिए हेड ऑफ द स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो यूके की जो क्वीन है, ठीक है ना, वो ही है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हमारी तरह प्रेसिडेंट नहीं है अभी भी, ओके, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था देखो हमने देख लिया है, और एक न्यूज़ राजस्थान स्पेसिफिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट गुजरात से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने जा रही है 1.05 लाख करोड़ का, ठीक है, और इस इवेंट को बोला जा रहा है इन्वेस्ट राजस्थान समिट, ठीक है। अब इसका देखो जो मेन जो ऑर्गेनाइज मतलब इस फंक्शन का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कब होगा, ये जनवरी 24 को होगा राजस्थान में ही। बाकी फिलहाल राजस्थान गवर्नमेंट अट्रैक्ट करने के लिए गई हुई है कि कैसे भी करके इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खींच के लाया जाए राजस्थान में, ठीक है, जिससे कि अलग अलग जो कंपनियां हैं, जैसे यूएई की कंपनी है, यूएसए की कंपनीज़ हैं, उनको इन्वेस्ट करवाने के लिए अपनी तरफ से रुझान देना कि भाई हमारे यहाँ पर पॉलिसीज़ बड़ी फेवरेबल है, ऐसा करके ये किया जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022, जिसमें 1.05 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात की गई है अभी, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो हमने डिटेल में देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।